आखिरी चरण, आखिरी रन और आखिरी मुकाबला और आखिरी दाव। आज लोकतंत्र के इस महापर्व का आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है। अगर हम देश भर की बात करें तो चुनाव जारी है, कतारबद्ध होकर लोग अपने वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो सभी की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है, क्योंकि वाराणसी से बात करें तो वाराणसी से इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े हुए हैं। और अगर बात कर ले तो झारखंड की 3 सीटों पर शुरू हो चुकी है मतदान की प्रक्रिया और संथाल के 3 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं। राजमहल, गोड्डा और दुमका में सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस बार सभी के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। दुमका की बात कर ले तो दुमका में बीजेपी के सीता सोरेन और जेएमएम के नलिन सोरेन के बीच सीधा मुकाबला है। तो गोड्डा में बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच मुकाबला। राजमहल में जेएमएम के विजय हांसदा और बीजेपी के ताला मरांडी के बीच संघर्ष है। तो जेएमएम के बागी विधायक लोपिन हेम्ब्रम भी इस चुनावी मैदान में अपना ताल ठोक रहे हैं। आखिरी चरण है, आखिरी चरण में सभी इन प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी। लेकिन आज के दिन की बात कर ले तो आज जनता की बारी है। जनता के हाथ में आज वो पावर रहेगी कि सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज उनके हाथ में है कि आज वो किस मुद्दे पर चुनाव में इस बार अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें 4 जून पर जरूर टिकी रहेगी कि वो 4 जून का वो दिन होगा, वो महादिन होगा जब वो पिटारा खुलेगा और सभी के भाग्य का किस्मत सामने आएगा कि किसने आखिर बाजी मारी है, किसके पाले में इस बार गेंद गई है। बता दें आपको कि आज आरजेडी सुप्रीमो ने भी परिवार के साथ अपना मतदान डाल दिया है। पोलिंग बूथों पर वोटरों की भीड़ भी उमड़ी है। राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, कतारबद्ध होकर अपने मत का प्रयोग जरूर कर रहे हैं। चुनौती भी काफी ज्यादा भारी है। वादों की बौछार होती है तो दूसरी तरफ यह आश्वासन दिया जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये काम करेंगे। आज वही दिन है कि उनके वादों पर, उनकी बातों पर आज जनता फैसला करेगी कि आखिर वो किसे अपना मत दे रही है, किसके लिए वो वोट कर रही है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकतंत्र के महापर्व की बात कर ले तो जनता के लिए और जनता के द्वारा ही बनाया जाता है। आज का दिन होगा जब जनता ये फैसला करेगी, उनके द्वारा ही जो सरकार में आएंगे वो चुने जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो अंतिम चरण और अंतिम पड़ाव है। आज झारखंड की बात कर ले, खासतौर पर झारखंड के संथाल की 3 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं। आज गोड्डा की बात कर ले, दुमका की बात कर ले या फिर राजमहल की बात कर ले, सभी सीटें अपने आप में खास है। सभी प्रत्याशी अपने दम झोंक चुके हैं, ताकत झोंक चुके हैं। लेकिन आज जनता की बारी है और ऐसे में क्या कुछ तीनों सीटों का समीकरण है, सब पूरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व के आखिरी चरण का वो दिन आ चुका है। 2 महीने से लगातार लोकतंत्र के महापर्व ये चला और आज वो आखिरी दिन होगा, आखिरी चरण है जहां सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा। प्रतिष्ठाएं दांव पर है। दुमका की बात करें तो नलिन सोरेन और सीता सोरेन के बीच में सीधा मुकाबला है। गोड्डा की बात करें तो निशिकांत दुबे
प्रदीप यादव, लेकिन इस बार गोड्डा में भी त्रिकोणीय संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार अभिषेक आनंद झा भी इस बार चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो राजमहल की हम बात कर ले चित्ररंजन, तो राजमहल भी एक तौर पे खास सीट है, क्योंकि विजय हांसदा इस बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ ताला मरांडी, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, उनके लिए भी कड़ी चुनौती होगी। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहां भी त्रिकोणीय संघर्ष है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के एक कद्दावर नेता इस बार चुनावी संघर्ष में खड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है चित्ररंजन, क्या तीनों सीटों का समीकरण किस तरीके से बैठ सकता है? जनता का मूड किस और ज्यादा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आज जनता की बारी है। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। इस लोकतंत्र के महापर्व में 7वें चरण और अंतिम देश के अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं परसेंट अगर सुबह 7 बजे से यह मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, अगर 9 बजे तक के वोट और परसेंटेजों की अगर बात की जाए तो कुल जो परसेंटेज रहा वो 12.15% कुल जो है मतदान है तीनों लोकसभा सीटों पर हुए हैं। वहीं अगर एक सीटों की बात की जाए, जो दुमका में 12.31% का मतदान हुआ है। वहीं अगर गोड्डा की बात की जाए तो गोड्डा में 11.46% मतदान हुए। वहीं राजमहल में 9 बजे तक की बात की जाए तो 12.82% का जो है मतदान वो हुआ है। तो प्रतिशत का जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच 2 घंटों का जो मतदान हुआ है उसमें काफी अच्छी जो है वो दिख रही है, क्योंकि अंतिम जो है वो चरण का मतदान है। ऐसे में लोगों में काफी उत्साह है कि अंतिम इस लोकतंत्र के महापर्व पर वो अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करे, क्योंकि देखिए जिन मुद्दों के साथ इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उन मुद्दों के साथ देश की जनता जो है अपना मत का प्रयोग कर रही है और उनके मुद्दे पर जो फिट बैठ रहे हैं उस प्रत्याशी पर वो मोहर लगा रहे हैं। कि अगर एक सीटों की बात की जाए तो गोड्डा में प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही, क्योंकि निशिकांत दुबे जो है वो वहां से सांसद लंबे समय से रहे। वहीं प्रदीप यादव भी पहले वहां से संसदीय प्रतिनिधि कर चुके हैं। ऐसे में लगातार विधायक भी बने हुए हैं प्रदीप यादव। तो ऐसे में प्रदीप यादव जो लगातार वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, तो क्या इस बार जो वो कितनी टक्कर देते हैं निशिकांत दुबे को, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर राजमहल सीट की बात की जाए तो राजमहल सीट पे देखिए विजय हांसदा वहां से पहले से सांसद हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में है, लेकिन तो वहाँ जो है वो त्रिकोणीय श्रृंखला है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के ही कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, और अपने ही नेता के 5 साल के कार्यकाल को 0 बता रहे हैं। ऐसे में जो राजमहल की सीट है उसकी पेच फंसती हुई नजर आ रही। वहीं अगर बात की जाए दुमका में, तो दुमका से जेएमएम के परिवार की पहली बहू जो सीता सोरेन, वो बीजेपी के उम्मीदवार बन के इस बार चुनावी मैदान पर पहली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही हैं। तो वो सीट भी पर भी निकाय झारखंड की राजनीति के लिए काफी अहम है। लेकिन अगर जिस प्रकार से 9 बजे तक के मतदान परसेंटेज आए हैं, कहीं न कहीं जो रुझान है वो लग रहा है तेजी से आगे बढ़ रहा परसेंटेज। तो जितना प्रतिशत वोट और प्रतिशत बढ़ेगा कैंडिडेट्स में भी, प्रत्याशियों में भी, और जो मतदाता है उनमें भी जो है उत्साह दिखेगा। अंकिता। जी बिल्कुल चित्ररंजन, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारे पास 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो गोड्डा में कहा जा रहा है 11.46% वोटिंग हुई है, तो दुमका में 12.23% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग कर लिया है। लेकिन राजमहल की बात कर ले तो 12.83% लोगों ने मतदान किया। तो जाहिर सी बात है कि 9 बजे तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले भी है, क्योंकि सबसे कम वोटिंग अभी तक गोड्डा में हुई है। तो क्या लग रहा है चित्ररंजन, देखिए गोड्डा की हम बात करें तो गोड्डा की सीट इस बार और ज्यादा खास इसलिए भी बनी है, चलिए उसकी बात भी अलग करेंगे, लेकिन आज जनता की बारी है तो जनता की बात करेंगे। मुद्दे की बात होती है, मुद्दों को लेकर वादों की भी बौछार होती है कि आप हमें ये वोट दीजिए तो आपके लिए हम ये काम करेंगे। तो गोड्डा में वो कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि गोड्डा में हमने देखा है कि एम्स आया, उसके बाद एयरपोर्ट भी बनवाया गया, तो कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे ने वो काम कर दिया जो बाकी लोगों ने नहीं काम किया। तो क्या इन मुद्दों पर निशिकांत दुबे आगे जा सकते हैं? देखिए ये तो जब वोटों परसेंटेज जब शाम में 7 बजे जब रिलीज जारी होगी, क्योंकि मतदान तो 5 बजे तक होते हैं, लेकिन कई ऐसे बूथों पर देर से जहां पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई वहां पर देर तक मतदान भी करवाए जाते, ताकि वोटों परसेंट जो है उसका ग्राफ बढ़े। इसको लेकर चुनाव आयोग भी बड़ी सक्रियता के साथ काम करती है, ताकि जिन बूथों पर लेट से वोटिंग होती वहां पर लेट तक मतदान भी करवाए जाते हैं। अगर गोड्डा की सीट को लेकर आपने कहा तो बिल्कुल देखिए गोड्डा की सीट
सीट को लेकर विकास के पैमाने हर सभी के लिए अलग अलग होते हैं। जहां निशिकांत दुबे लगातार विकास की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बाकी चीजों का जो जिक्र कर रहे हैं, वहीं जो प्रदीप यादव हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, वो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान पर उतरे हैं। और लगातार जो दोनों तरफ से बड़े नेताओं का कैंपेनिंग भी जो है गोड्डा की सीट पर हुआ है। तो यह देखना होगा कि कौन सा नेता जो है कितना जनता को अपने मुद्दों के साथ, अपने वादों के साथ कितना अपने पाले में लाती है। क्योंकि देखिए, हमने जिक्र किया कि एक तरफ निशिकांत दुबे का पिछले 10 साल का कार्यकाल है, मोदी सरकार का कार्यकाल है, साथ ही साथ पिछले 5 सालों में जो विकास उन्होंने किया है उसका वो लगातार जिक्र करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है प्रदीप यादव, वहीं उनका अपोजिशन की बात की जाए तो देखिए प्रदीप यादव लगातार जो है महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के साथ अन्याय जैसे मुद्दों को लेकर लगातार जो है उस क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आए हैं चुनावी मौसम में। वहीं अगर बात की जाए, देखिए दोनों तरफ के जो बड़े नेता हैं वो लगातार गोड्डा पर जनसभाएं उनकी हुई हैं। ऐसे में जो बड़े नेता आ रहे हैं तो लगातार भ्रष्टाचार और उन सभी मामलों पर उनकी जनसभाओं पे ये भाषणें सुनी जा रही। तो वो भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा होता है, बेरोजगारी, महंगाई, या फिर जो एयरपोर्ट और रेलवे का परिचालन बढ़ा है और जो एम्स देवघर को मिला है वो कितना कन्वर्ट कर पाते मतों का, यह महत्वपूर्ण होगा और यही निर्णायक होंगे। अंकिता, चलिए चित्रंजन, आपने गोड्डा की बात कर ली, लेकिन अगर हम दुमका की बात कर ले तो दुमका भी अपने आप में इस बार खास सीट है। वहां पे सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने नलिन सोरेन, जो कि काफी ज्यादा जेएमएम के करीबी माने जाते हैं, शिबू सोरेन के करीबी माने जाते हैं। उन दोनों के बीच में सीधी टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है। ऐसे में बात करें तो लगातार वहां से भी ये भी खबरें सामने आई कि बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने कहीं ना सीता सोरेन पे अपना भरोसा जताया। तो आपने गोड्डा की बात की, गोड्डा में चलिए एम्स की बात कर ले, एयरपोर्ट की बात कर ले, वहां पे ये मुद्दे हैं। चलिए बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है, लेकिन दुमका में खासतौर पर कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर इस बार जनता अपने मत का प्रयोग करने वाली है? देखिए अंकिता, दुमका में जो है मुद्दों से ज्यादा परिवारवाद की लड़ाई है। परिवार में जनता जो है वो परिवार में किसके साथ जाती है। एक तरफ दुमका ही ने पूरे संथाल में मोर्चा जो है वो कल्पना सोरेन ने खुद मोर्चा संभाली हुई थी। जब से गांडे उपचुनाव के मतदान जो है वो पूरे होने के बाद वो लगातार संथाल में बनी हुई ही रही और संथाल में लगातार जनसभाएं या रोड शो और डोर टू डोर कैंपेनिंग तक उन्होंने किया है। वहीं दूसरी तरफ जो सोरेन परिवार की पहली बहू है सीता सोरेन, वो भी लगातार बीजेपी की प्रत्याशी बनाए जाने के बाद लगातार दुमका के क्षेत्र में जो है घूम रही है और उनके समर्थन में बीजेपी के कई बड़े नेताओं का भी सभा हो चुका है। देखिए, कैंडिडेट्स तो जेएमएम के तरफ से कल्पना सोरेन नहीं है, दूसरे उम्मीदवार हैं, लेकिन नलिन सोरेन जो जेएमएम के कद्दावर नेता है, शिबू सोरेन के साथ उनकी राजनीतिक सफर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, झारखंड आंदोलनकारी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो जेएमएम परिवार के बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन मैदान पर। तो हम मुद्दों से ज्यादा परिवार में सिंपैथी वोटर्स को साधने की कोशिश है कि सिंपैथी किनको ज्यादा मिलता है, या कल्पना सोरेन को जिनके पति जेल में है इस वक्त, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, या फिर दुर्गा सोरेन जिन्होंने हाल के दिनों में सीता सोरेन जिन्होंने हाल के दिनों में दुर्गा सोरेन की मौत पर भी एक बड़ा प्रश्न जो है वो उठाया है बीजेपी में शामिल होने के बाद। तो सिंपैथी वोटर्स जो है वहां निर्णायक होंगे कि सिंपैथी वोट्स किसके पाले में ज्यादा जाता है। मुद्दे रहेंगे, लेकिन मुद्दों से ज्यादा वहां पे जो दुमका की सीट है वहां पे सिंपैथी हावी रहेगी। अंकिता जी, चित्रंजन आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, बात करें हम तो झारखंड के 3 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं आखिरी चरण में। तो गोड्डा की बात करें तो गोड्डा लोकसभा अंतर्गत देवघर विधानसभा आता है, जहां मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी हो चुकी है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोटरों की भीड़ उमड़ने लगी, तो वहीं मतदाताओं में वोटिंग के प्रति काफी ज्यादा उत्साह भी देखा गया। मतदाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि मतदान उनका अधिकार है, इसलिए वे अपने अधिकार का उपयोग कर राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम इंडियन हैं तो मेरा एक अधिकार है पहला, और हम देश के लिए क्या मतलब अच्छा करने के लिए इस पार्टी को दे कि अच्छा ज़्यादा वो अच्छा करे, इसलिए मैंने वोट किया। मेरा ये पहला वोट है। मैं बाहर रहती हूँ तो मैं अपना वोट मिस नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने वोट दिया और उसको दिया ताकि जिससे हमारा देश का विकास हो, और उम्मीद है कि अगले 5 साल के बाद भी मैं वोट दे पाऊँ और हमारे राष्ट्र का विकास हो। सबसे पहली बात तो है कि
ये देश प्रजातांत्रिक है और जनतंत्र में वोट देने का हर व्यक्ति को अधिकार है और देना चाहिए, ताकि देश को लोकप्रिय सरकार हम दे सकें और हमारा देश आगे विकास कर सके। झारखंड के 3 चरण में गोड्डा सीट पर भी इस बार चुनाव हो रहा है। जिस तरीके से हमने आपको गोड्डा की वो तस्वीर दिखाई, खासतौर पर फर्स्ट टाइम के जो वोटर है उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। उनका कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, और यही नारे के साथ वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने आए हैं। राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे में गोड्डा लोकसभा सीट का क्या कुछ समीकरण है, क्या कुछ चुनावी माहौल है, इस बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए गोड्डा लोकसभा सीट की हम बात करें तो गोड्डा लोकसभा सीट में सीधा मुकाबला इस बार निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभिषेक आनंद झा ने चुनाव में खड़े होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरकर पर्चा भरकर कहीं ना कहीं मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। आप जिस तरीके से गोड्डा की बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, क्या कुछ चुनावी माहौल है, क्योंकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज जनता की बारी है। देखिए अंकिता, सबसे पहले अगर हम चुनावी प्रतिशत की बात कर लें तो सुबह सवेरे से जिस तरह से मतदाताओं ने अपने उत्साह दिखाया है, सुबह से कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार किया है, और कहीं न कहीं ये उत्साह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि गोड्डा की जनता एक बार फिर से बदलाव चाहती है और बेहतर नेतृत्वकर्ता का चयन करना चाहती है। सुबह से जिस तरह से लोग कतारबद्ध होकर के मतदान किया, ऐसे में इस मतदान प्रतिशत में कह सकते हैं कि प्रतिशत जो है वो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन संथाल की 3 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, जिसमें राजमहल, गोड्डा और दुमका शामिल है, ऐसे में राजमहल की बात कर ले तो राजमहल फिलहाल राज करता नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा राजमहल की है। राजमहल में अगर वोटिंग प्रतिशत की बात कर ले तो राजमहल में करीब 12.82 के आसपास वोटिंग प्रतिशत गई है। वहीं अगर हम दुमका की बात कर ले, गोड्डा की बात कर ले, तो इन दोनों जगह पर भी वोटिंग प्रतिशत करीब 12 के आसपास जरूर जा रहा है। तो कह सकते हैं कि तीनों सीटों पर जो चुनाव त्रिकोणीय है, ये अपने आप में ऐतिहासिक हो सकता है। निशिकांत दुबे की हम बात कर रहे थे तो निशिकांत दुबे ने भी अपने कार्यकाल में वहां की जनता के लिए काफी कुछ काम किया है, और यही वजह है कि जनता ने उन पर विश्वास जताया है और विश्वास के साथ साथ उन्हें मतदान जरूर करेगी। दूसरी तरफ हम बात कर लें कि इस बार प्रदीप यादव भी मैदान में है, तो प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे के बीच एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है। इसमें अब लोगों को तय करना होगा कि अब हमारा प्रत्याशी, हमारा नेतृत्वकर्ता कौन होगा। लेकिन तीसरी जगह हम बात कर ले तो तीसरी जगह एक और प्रत्याशी आ गए हैं, वो है अभिषेक झा। तो अभिषेक झा के आने के बाद जब वो भी इस चुनावी मैदान में है तो ये चुनाव सीधी तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला हो जा रहा है, और चुनावी रणभूमि में तीनों ऐसे दिग्गज नेता है जो कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है, और जनता भी कहीं ना कहीं इन तीनों को पसंद करती है। लेकिन जब बात मताधिकार की आती है, मतदान की आती है, तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर कोई अपने मतदान का प्रयोग करता है और उन्हें एक मौका मिलता है जब अपने मताधिकार का प्रयोग कर वो राष्ट्र हित में कोई बेहतर काम कर सके। तो ऐसे में गोड्डा की जनता, दुमका की जनता और राजमहल की जनता तय करेगी कि हमारा नेतृत्वकर्ता कौन होगा। लेकिन फिलहाल इस चुनावी संग्राम में जिस तरह से ये चुनौतियां आ रही है, जिस तरह से ये चुनावी महासंग्राम चल रहा है, ये अपने आप में गोड्डा, दुमका और राजमहल के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा जब यहाँ की जनता मतदान करेगी। सुबह सवेरे से जब हमने आपको बताया कि लोग मतदान कर रहे थे, अपने चुनावी मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, तो 7 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हुई और 6 बजे से ही लोग लाइन पर लगे हुए नजर आ रहे थे। अंकिता, अगर प्रतिशत की हम फिर से बात कर ले तो प्रतिशत में राजमहल सबसे आगे है, जिसमें 12.82% राजमहल का अभी तक सुबह 9 बजे तक का रिकॉर्ड किया गया। वहीं गोड्डा की बात कर ले तो 11.45% गोड्डा में रिकॉर्ड हुआ है। वहीं दुमका की बात कर ले तो दुमका में 12.31% मतदान सुबह 9 बजे तक हुई है। तो कह सकते हैं कि राजमहल फिलहाल वोटिंग प्रतिशत में सबसे आगे चल रही है। अब जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, दिन बढ़ता जा रहा है, दिन चढ़ता जा रहा है, लोगों का उत्साह और मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन हम पहली बार मतदाताओं की बात करें तो पहली बार जो मतदान करने यहाँ पर युवा आए थे वो भी काफी उत्साहित दिख रहे थे। केवल युवा नहीं बल्कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग तबके के लोग हैं,
वो भी किसी तरह से मतदान करने पहुंच रहे थे और सभी ने एक सुर में यही कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। यानी हर किसी को ये पता है कि हमारा मताधिकार देश के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है और कितनी इसकी महत्ता है। तो यही वजह है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर कोई अपने मताधिकार का महत्व जानता है और हर कोई सुबह सवेरे से कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, हर किसी ने अपने बारी का इस्तेमाल करते हुए मतदान का प्रयोग किया है। और खास करके संथाल परगना एक ऐसी जगह है जहां पर अब भी यहाँ पर कहा जा सकता है कि आदिवासी और मुस्लिमों की संख्या अधिक है और ऐसे में ये दोनों इस बार तय करेगी कि हमारा नेतृत्वकर्ता कौन होगा। फिलहाल अगर राजमहल की बात कर लें तो राजमहल को छोड़ करके बाकी 2 सीट जो कि भाजपा की झोली में रहा है पिछले 2 बार 3 बार जो भी हो, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा चुनौती होगा कि कैसे इन तीनों सीटों पर कब्जा जमाया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस पर कोई कसर नहीं छोड़ी है और पूरे कमर कसते हुए तमाम सीटों पर, इन तमाम तीनों सीटों पर पूरे वर्चस्व कायम की पुरजोर ताकत और खून पसीना, मतलब कह सकते हैं पसीना बहाने का काम किया है। लेकिन अब जनता जनार्दन तय करेगी अंकिता कि कौन यहाँ पर जीत हासिल करेगा, कौन किसे हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र की ये खूबसूरती में मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये माहौल बेहद ही ऐतिहासिक नजर आ रहा है अंकिता। देखिए मोइजुद्दीन, अगर हम बात करें तो गोड्डा के सियासी मैदान में एक बार फिर से जो जानी दुश्मन माने जाते हैं, यानी कि गोड्डा से बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस से जो प्रदीप यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कहा जाता है कि जानी दुश्मनी है। लेकिन अगर हम बात करें तो चुनावी मैदान में अभिषेक झा आनंद भी आए सामने, निर्दलीय उन्होंने पर्चा भरा। लेकिन दूसरी तरफ एक और नाम सामने है, वो AIMIM उम्मीदवार मोहम्मद मंसूर भी खड़े हुए थे चुनाव में, लेकिन उन्होंने अपना वापस नामांकन ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है काफी ज्यादा दिलचस्प बना। ऐसे में तरह तरह की जगहों पे चर्चा हो रही है, सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या लोकसभा इस चुनाव 2024 में निशिकांत दुबे चौका लगाने में सफल होंगे या फिर प्रदीप यादव जो उनके दुश्मन माने जाते हैं, जिनको काफी ज्यादा निशिकांत दुबे ने चैलेंज भी किया, तो क्या उनकी राहें मुश्किल करते हुए नजर आ पाएंगे? अंकिता देखिए, राहें मुश्किलें होंगी या आसान होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस चुनावी संग्राम में कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के इस जो सीजन होता है, इसमें ना ही कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। इस चौराहे पर हर कोई यही चाहता है कि ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, बीच बाजार खड़ा कबीरा मांगे सबकी खैर। यानी कि हर किसी के खैर मांगते हुए प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करता है और ये कहीं ना कहीं मुकाबला एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा वाली हो जाती है, टक्कर वाली हो जाती है। यहाँ तक के दोनों तीनों प्रत्याशी जो है इनकी निष्ठा दांव पर लगी होती है। ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि जीत हमारे पक्ष में हो, हमारा परचम लहराए। लेकिन यहाँ पर AIMIM की बात करें, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से अगर बात करें मंसूर की, तो वो भी यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर सामने आए थे। हालांकि उन्होंने अपना नाम तो वापस ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को भली भांति समझती है कि मतदान के समय में ऐसे कई तरह के वोट काटवा, जिसे भी कहते हैं लोग, कि वोट काटने भी लोग आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से लोग बचना चाहते हैं और संथाल की जनता अब समझदार भी हो चुकी है, क्योंकि अब तक जिस तरह से उन्हें छलने का काम किया गया, ठगने का काम किया गया, तो संथाल की जनता अब यही चाहती है कि ऐसा नेतृत्वकर्ता हमारे बीच आए जो कि हमारी बुनियादी सुविधाओं को यहाँ पर समझे और यहाँ के क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं इन तमाम चीजों को दूर करे। फिलहाल जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि सीधा मुकाबला प्रदीप यादव है, निशिकांत दुबे है और अभिषेक झा का नाम भी सामने है। तो ऐसे में जनता को तय कर पाना भले ही मुश्किल है, लेकिन एक एक कर ही समुद्र भरता है और एक एक मतदान जो है काफी वैल्यूएबल होगा और यही तय कर पाएगा कि संथाल का नेतृत्वकर्ता कौन होगा। अंकिता, देखिए मोइजुद्दीन, अगर हम बात करें तो झारखंड के जो गोड्डा सीट है वो उसका अगर इतिहास के पन्नों पे भी नजर डाले, अब कहा जा रहा है कि अब वो बीजेपी का गढ़ बन गया है, बीजेपी का वहां पे दबदबा रहा। लेकिन थोड़ा इतिहास के पन्नों पर भी हम डालें नजर तो उसमें कांग्रेस का भी कभी दबदबा रहा करता था गोड्डा सीट पर, जहां लेकिन बीजेपी ने 8 बार बाजी मारी तो कांग्रेस कहा गया कि कांग्रेस ने 6 बार बाजी मारी। इस बार भी मुकाबला है, निशिकांत दुबे पर बड़ी चुनौती है। निशिकांत दुबे पर वो जिम्मेदारी भी है कि इस बार वो चौका लगा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो लेकिन प्रदीप यादव की बात कर ले तो प्रदीप यादव की भी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है, क्योंकि प्रदीप यादव 2 बार चुनाव में खड़े हुए। हालांकि उन्होंने JVM से टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली निशिकांत दुबे के हाथ पर भी। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा भी उनकी दांव पर है। तो क्या लग रहा है, क्या वो अपनी प्रतिष्ठा को, कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बचा पाने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि देखिए जनता की बारी है, जनता जाहिर सी बात है जनता जनार्दन होती है और जनता के मुद्दे जो होते हैं वो
काफी ज्यादा अहम होते हैं, उन्हीं मुद्दे पे प्रत्याशी जो है वो अपना वोट मांगने जाते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस के उम्मीदवार जो प्रदीप यादव खड़े हुए, क्या मुद्दे पे मुखर हो पाएंगे, मुद्दे के ऊपर, जनता के मुद्दों पर खड़े हो पाएंगे इस बार? बिल्कुल अंकिता, आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि कौन से प्रत्याशी, कौन से राजनीतिक दल, कौन कमजोर होंगे, कौन मजबूत होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दबदबा किसका है, भारतीय जनता पार्टी का हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो या कांग्रेस का हो, परचम किसने लहराया ये मायने नहीं रखता है, हम कहां से आ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, हमें कहां जाना है ये मायने रखता है। क्योंकि झारखंड में हमेशा से बदलाव को ही यहाँ पर लोगों ने माना है और हमेशा से बदलाव होते रहा है। चाहे सरकार की बात करें, सियासी पार्टियों की बात करें या फिर प्रत्याशियों की बात करें, तो हर बार प्रत्याशी बदलते जाते हैं, मुद्दे वही रहते हैं, लेकिन जो समस्याएं, जो मुद्दे झारखंड के हैं वो कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं। लोग बड़े बड़े दावे तो करते हैं, प्रत्याशी दावे तो करते हैं, जनता से अपने पक्ष में वोट की, मतदान की अपील तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन इस बार जिस तरह से निशिकांत दुबे ने अपना पैठ बनाया है क्षेत्र में, वहीं आपको अभिषेक झा भी मैदान में है, वो भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, यहां तक कि प्रदीप यादव भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो तीनों ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं जनता के बीच भ्रमण करके उनको अपने विश्वास मत में लेने का काम किया है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा होती है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता के बीच कई मुद्दों को लेकर के वो गए हैं। जनता भी इस बार सक्रिय नजर आ रही है, वो भी अपने मुद्दों को लेकर के मतदान कर रही है। कुछ न कुछ उनके मन में भी जरूर चल रहा है कि जो कमियां हैं, जो खामियां रह गई हैं, उन्हें दूर कैसे किया जाए, और इसको लेकर के उन्होंने मन बनाया है। यही वजह है कि सुबह सवेरे से लोग मतदान कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें कि रणनीति और चुनाव और संग्राम की बात कर ले, तो ये संग्राम काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव है। फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां पर वर्चस्व बनाने का काम किया था, परचम लहराने का काम किया था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से प्रदीप यादव भी अगर यहां पर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से नलिन सोरेन भी है, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी वहां क्षेत्र में जिस तरह से लोगों के बीच भ्रमण किया, यहाँ तक बात करें आपके पास भी हम दोबारा जरूर आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन भी हमारे साथ बन में उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, अगर बात करें संथाल के तीनों सीटों पर बात हो रही है, दुमका की बात कर ले, गोड्डा की बात कर ले, राजमहल की सीट की बात कर ले, सभी सीट अपने आप में खास है, सभी का इतिहास भी अलग रहा है। और संथाल, ओवरऑल संथाल परगना की हम बात कर ले तो संथाल परगना ये कहा जाता है कि जेएमएम का गढ़ है, यानी कि शिबू सोरेन का गढ़ माना जाता है। चलिए हम आपसे दुमका की बात कर लेते हैं। दुमका की बात कर ले तो 8 बार सांसद रह चुके हैं शिबू सोरेन वहां से। 2019 में उन्हें सुनील सोरेन से हार मिली, लेकिन इस बार नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में जेएमएम की ओर से खड़ा किया गया। लेकिन बीजेपी के जो सीट से जो चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को लाया, कहीं ना कहीं बीजेपी ने जेएमएम के गढ़ में सिंधमारी करने की जरूर कोशिश की और उसी के गढ़ में जाके सोरेन परिवार की बड़ी बहू यानी कि सीता सोरेन को चुनाव में खड़ा किया। ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि सीता सोरेन की प्रतिष्ठा भी खासतौर पर साख दांव पर है, उनके लिए भी बड़ी चुनौती रहेगी कि परिवार से हटकर, अपनी पार्टी से हटकर जो एक वोट उनको सोरेन परिवार से नाम से मिलता था, आज उन्हें वोट मोदी के चेहरे के नाम से मिलेगा। तो क्या लग रहा है, ये मुकाबला किस तरीके से देखा जा सकता है? दुमका में क्या कुछ चुनावी माहौल में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए अंकिता, अगर आपने संथाल का जिक्र किया तो संथाल निश्चित तौर पर जेएमएम का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में ही संथाल के दुमका सीट में जो जेएमएम की जो गढ़ थी, उस गढ़ के किले को बीजेपी ने भेज दिया था। बीजेपी के उम्मीदवार जो है वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन वो उसी को रिपीट करना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जेएमएम का जो गढ़ है, जो घर है, कहा जाए तो दुमका घर है। ऐसे में दुमका जेएमएम को अपने घर पे लगातार 2 बार शिकस्त कर पाना बड़ी मुश्किल वाली बात है, और यही कारण है कि बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट्स है वो उसको अंतिम समय में बदला, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन सीता सोरेन के पार्टी में शामिल होने के बाद जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला और सीता सोरेन जो जेएमएम परिवार की पहली बहू है उसको उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। तो देखिए, एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने की कोशिश है संथाल फतह करने की कोशिश बीजेपी के तरफ से। यही एक बड़ा कारण है कि बीजेपी में शामिल जो है सीता सोरेन को कराया गया, क्योंकि लंबे समय से सीता सोरेन पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज चल रही थी, और हाल के दिनों में जब सत्ता मुख्यमंत्री चेहरा बदला गया, कैबिनेट का विस्तार हुआ जिसमें कई नए लोगों को भी जगह दी गई, जब उसमें सीता सोरेन को जगह नहीं दी गई तब उसकी नाराजगी और मुखर होकर सामने आने लगी, और जब उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा तब पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, खासकर दुर्गा सोरेन की मौत का भी मामला उन्होंने उठाया। तो
देखिए यह सिर्फ राजनीतिक जो है सेंधमारी के लिए नहीं, बल्कि ये राजनीतिक कहा जाए तो फ्यूचर भी, भविष्य भी तय करेगी सीता सोरेन के लिए। और देखिए उस सीट पर दुमका ऐसी सीट है जहां पर बहुत कई लोगों का जो है राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा कि राजनीतिक भविष्य किनका क्या होगा। अगर सीता सोरेन वहां से चुनाव हारती तो उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो गिरेगा, लेकिन वहीं अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो संथाल के क्षेत्र में बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा जो है वो रहेगा, वो नॉन चेहरा होगा, वो जेएमएम सोरेन परिवार की बहू जो है वो चेहरा बनाने की कोशिश की जाएगी संथाल के क्षेत्र में। तो यही कारण है कि संथाल के क्षेत्र में राजनीतिक दांव जो है वो खेल रही है बीजेपी। वहीं इस राजनीतिक दांव में बीजेपी सक्सेस ना हो, इसको लेकर कल्पना सोरेन लगातार जो है संथाल के क्षेत्र में बने हुए, ताकि उनको संथाल में एक बार फिर बैकफुट पर बीजेपी है जो है वो चला जाए, इसकी कोशिश कल्पना सोरेन लगातार कर रही है। यही कारण है कि संथाल के क्षेत्र में लगातार कल्पना सोरेन बनी हुई है। जी अंकिता। बिल्कुल चित्रंजन, दुमका की हमने बात की और आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी की आपने सीता सोरेन की बात करी, उनके अभी जो भविष्य है, उनके जो राजनीतिक ग्राफ है उस पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी। हालांकि वो तो 4 जून की बात होगी जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और ईवीएम से ये तय हो जाएगा आखिर कौन जनता के दिल में बसा है, किसे जनता ने अपना सरताज चुना, किसे अपने जनता ने आग का तारा चुना। लेकिन राजमहल सीट की भी हम आपसे समीकरण जानना चाहेंगे चित्रंजन। देखिए राजमहल सीट भी अपने आप में खास है, खास इसलिए भी क्योंकि विजय हांसदा इस बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ इस बार ताला मरांडी जो कि लोकसभा चुनाव में पहली बार खड़े हुए हैं, उनके लिए भी चुनौती है। लेकिन इस बार जो मुकाबला जो है वो जेएमएम के लिए काफी ज्यादा टक्कर वाली होने वाली है। वो इसलिए वो नाम है लोबिन हेम्ब्रम की वजह से। लोबिन हेम्ब्रम एक ऐसे नेता जो इतने मुखर होकर वो अपनी पार्टी जो गतिविधियां होती है, उनकी नीतियां जो होती हैं अपनी पार्टी की, उन्हीं के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आते हैं। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, सरना धर्मकोड की बात कर ले या फिर कोई भी मुद्दे की बात कर ले, अगर उन्हें नीति अच्छी नहीं लगती है वो मुखर होते हुए बोलते नजर आते हैं। कदावर नेता है जेएमएम के। हालांकि जेएमएम से पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन इस बार चुनाव जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, क्योंकि एक कदावर नेता लोबिन हेम्ब्रम इस बार चुनावी मैदान में, उनका कैडर अपना एक अलग है, तो वो क्या कैडर जेएमएम पर भारी पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए राजमहल में जो है त्रिकोणीय श्रृंखला जो है वो देखने को मिल रही लगातार। अगर राजमहल की बात की जाए तो लोबिन हेम्ब्रम एक बड़ा फैक्टर वहां से है जो है वो राजमहल की सीट पर बनाए हुए। देखिए लोबिन हेम्ब्रम के जो मुद्दे हैं वो जेएमएम के ही मुद्दे हैं, क्योंकि जेएमएम जो है 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात करती है, यहाँ की लोकलिटी की बात करती है। वही मुद्दों को साथ लेकर जो है लोबिन हेम्ब्रम भी चुनावी मैदान पर उतरे हैं और लगातार अपनी चुनावी सभाओं में, चुनावी मैदानों में अगर बात की जाए तो लगातार लोबिन जो है वो जो वहाँ के सांसद है, जेएमएम के जो सांसद है विजय हांसदा, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और लगातार उनकी नाकामियों को वो जन जन तक जो है अपनी सभाओं में डोर टू डोर जब कैंपेनिंग कर रहे हैं उसमें लगातार इस बात का जिक्र किया है। तो देखिए जो जेएमएम को जो नुकसान हुआ, स्टीफन जो लोबिन हेम्ब्रम है उनसे ही उनको जेएमएम को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बार सिर्फ अगर विजय हांसदा की बात की जाए तो विजय हांसदा सिर्फ जेएमएम के ही नेता नहीं, उनके अगर पिताजी की बात की जाए या फिर उनकी ही बात की जाए तो विजय हांसदा कांग्रेस में भी उनकी पकड़ मजबूत रही है और कांग्रेस का दामन छोड़ के उन्होंने 2019 से पहले जेएमएम का दामन थामा है। तो इस बार जब मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन इस बार चुनावी मैदान पर है और इस बार आपने देखा होगा कि चुनावी सभाओं में भी जितनी ताकत जेएमएम अपने कैंडिडेट्स के लिए लगा रही थी उतनी ही ताकत कांग्रेस भी जेएमएम कैंडिडेट्स या इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स के लिए लगा रही थी। तो विजय हांसदा के पक्ष में ये फैक्टर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम जिस तरीके से विजय हांसदा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, कहीं न कहीं विजय हांसदा के लिए कई मुश्किलें वो खड़े करते नजर आ रहे हैं। अंकिता। बिल्कुल चित्रंजन, आपने बिल्कुल सही कहा और हम आपसे और भी बातें जुड़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम अपनी जो दर्शक हैं उनको बता दें कि देखिए लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बता दें कि लोकसभा की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देवघर से भी एक तस्वीर सामने आई जहां लोकसभा के